आज अपन स्टार्ट करेंगे समूह 15 नाइट्रोजन फैमिली। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2NP3। कौन कौन से एलिमेंट हैं इस समूह में? नाइट्रोजन। क्या होगा विन्यास? बाहरी कोश का, अंतिम कोश का। NH2NP3। फास्फोरस 3H2 3P3, ये 2H2 2P3 3H2 3P3। आर्सेनिक 4H। एंटीमनी 5H2 5P3 और बिस्मिथ 6H2 6P3। ये इनके विन्यास हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं। आर्सेनिक एंटीमनी उपधातुएं हैं। और बिस्मिथ धातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इनके आकार वर्ग में नीचे जाने पर इनका परमाणु आकार बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा वर्ग में नीचे जाने पर इनकी आयनन ऊर्जाएं घटेंगी। ऋण विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ की नेगेटिविटी बराबर होगी लगभग। इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, छोटा परमाणु आकार होने के कारण। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए भी ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए भी ऊर्जा देनी पड़ती है। इसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी धनात्मक होती है। अगला गुण परमाणुकता। नाइट्रोजन द्विपरमाणवीय अणु बनाता है। फास्फोरस चतुष्परमाणविक अणु बनाता है। 4 परमाणुओं से बनता है फास्फोरस का अणु। कारण फास्फोरस में पाई बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि 3p ओवरलैपिंग से बना हुआ पाई बंध बहुत कमजोर होता है। इसका जो बंध कोण है वो 60 डिग्री के बनते हैं।
आर्सेनिक और एंटीमनी भी इसी तरह के चतुष परमाणु कणु बनाते हैं, चतुः परमाणु कणु बनाते हैं। और बिस्मिथ धातु है, इसलिए एक परमाणुवीय अणु बना के रहता है। ये ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की जो रेंज है, जो परास है, वो -3 से और +5 तक होती है। -3 से और +5 तक ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण ले लो नाइट्रोजन का। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। हाइड्रोक्सिल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, 0 है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है नाइट्रोजन की। NO में नाइट्रोजन की अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था -2 है और HNO2 में -3 है। NO2 में +4 है और N2O5 में +5 है और HNO3 में भी +5 है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की रेंज -3 से और +5 तक होती है। नाइट्रोजन से और आर्सेनिक तक तो गलनांक बढ़ते हैं, क्योंकि वांडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ। उसके बाद गलनांक कम होते हैं। और क्वथनांक नाइट्रोजन से और एंटीमनी तक बढ़ते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ वांडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ता है और बिस्मिथ का क्वथनांक कम होगा अणुभार बढ़ने कम होने के कारण। तो ये गलनांक का और क्वथनांक। इसके बाद अगला जो इनका गुण है वो है अपर रूपता। बिस्मिथ को छोड़कर ये सभी तत्व अपर रूपता दर्शाते हैं। बिस्मिथ को छोड़कर सभी अपर रूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन के ठोस अवस्था में 2 अपर रूप हैं, एक अल्फा नाइट्रोजन और एक बीटा नाइट्रोजन।
फास्फोरस के 3 अपर रूप हैं, सफेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। आर्सेनिक के 2 अपर रूप हैं, काला और पीला। और एंटीमनी के 3 अपर रूप हैं, काला, पीला और विस्फोटक। तीन अपर रूप हैं इसके, ठीक है। फास्फोरस के अपर रूप जो हैं इनको थोड़ा डिटेल में और विस्तार में पढ़ेंगे। विस्तार से थोड़ा सा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फास्फोरस के जो अपर रूप हैं तीनों, पहले इसमें इनकी अपन संरचना बना के और ये देखते हैं इसमें किस प्रकार के आकर्षण बल लगेंगे। अच्छा, पहले तो तीनों अपर रूपों में P4 इकाइयां ही होती हैं। तीनों अपर रूप P4 इकाइयों से बने होते हैं। तीनों अपर रूप P4 इकाइयों से बने होते हैं। फास्फोरस है, इधर बना देते हैं। सफेद या जो पीला फास्फोरस है, इसमें 2 P4 इकाइयों के बीच में दुर्बल वान डर वाल्स बंध लगते हैं। ये 2 P4 इकाइयों के बीच में, 2 दुर्बल P4 इकाइयों के बीच में दुर्बल वान डर वाल्स बंध, ये वीक वैन डर वाल फोर्स लगते हैं। कैसे? इधर, इधर, ऊपर, नीचे। जो लाल फास्फोरस है उसमें 2 P4 इकाइयों के सहसंयोजी बंध बनेगा। ये सहसंयोजी बंध। और जो काला फास्फोरस है उसमें 2 P4 इकाइयों के बीच में 2 सहसंयोजी बंध बनते हैं। ये देखो, एक P4 इकाई ये हो गई और दूसरी ये हो गई, और दोनों के बीच में कितने सहसंयोजी बंध हैं?
इसी आधार पर अपन इनकी जो है कुछ गुणों की जो है तुलना करेंगे। इधर जाने पर यानी सफेद से और काला फास्फोरस की तरफ जाने पर इनका जो स्थायित्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये बंध मजबूत हैं, ये दो सहसंयोजी बंध हैं और भी मजबूत हैं। स्थायित्व बढ़ेगा तो इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ये बहुत क्रियाशील है, हवा में छोड़ने पर भी जलने लगता है ये, और क्षार के साथ भी क्रिया कर लेता है, विषमानुपातन होता है। गलनांक इनके वो भी बढ़ जाएंगे और घनत्व भी बढ़ेगा। तो ये गुण तो अपन ने इनमें बंध की जो है मजबूती प्रबलता के आधार पर तुलना कर ली। आगे देखो कुछ और बातें। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सफेद फास्फोरस के लिए है परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलेय है। सफेद फास्फोरस बहुत क्रियाशील है और विषैली प्रकृति का भी है। इसलिए इसको जल में चूंकि घुलता नहीं है तो जल में संचित करके रखते हैं इसको। यह अधिक क्रियाशील होने के कारण हवा में खुला छोड़ने पर धीरे धीरे जलता है और चमक उत्पन्न करता है। इस घटना को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब है स्फुरदीप्ति। या
रासायनिक संदीप्ति तो ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए जलता है धीरे धीरे, चमक उत्पन्न करता है, अंधेरे में दिखता है चमकदार। ये इसे कहते हैं स्फुरदीप्ति, अंग्रेजी में फॉस्फोरेसेंस और केमिल्यूमिनेसेंस। सफेद फास्फोरस विषैली प्रकृति का होता है। इसे जल में संचित करके रखते हैं, जल में इकट्ठा करके रखते हैं इसको। बाकी दोनों विषैली प्रकृति के नहीं हैं। और ये जो सफेद फास्फोरस होता है के साथ तो विषमानुपातन हो जाता है और फॉस्फीन बनती है। सफेद फास्फोरस क्षार से क्रिया करके फॉस्फीन pH3 बनाता है। इसका विषमानुपातन हो जाता है, क्षार से क्रिया कराते हैं तो P4 या फास्फोरस लिख दो, NaOH क्या बनता है, pH3 प्लस Na। ये देखो फास्फोरस 0 ऑक्सीकरण अवस्था से -3 और +1 में विषमानुपातन हुआ। फिर गर्म करते हैं तो इसका और आगे विषमानुपातन हो जाता है, वही pH3 में और Na2HPO4 में, +5 में और -3 में। इसके बाद नाइट्रोजन जो इस फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसके बनाने की विधि और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन भी कह देते हैं की बात है। N2 इसके बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसे सोडियम नाइट्राइट और गर्म करके बनाते हैं। NaNO2 और NH4Cl को गर्म करते हैं। वास्तव में होता क्या है, ये दोनों गर्म करने पर पहले NH4NO2 और NaCl बनाते हैं। अच्छा, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट जब गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन यहाँ +3 में और ये -3 में है, तो इन दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है।
और रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ये नाइट्रोजन जो -3 में है ये +3 में है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये भी 0 में आ जाता है, ये भी 0 में आ जाता है, और क्या बना लेते हैं दोनों, N2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पानी बना लेंगे, NaCl बन जाती है। दूसरी बनाने की विधि देखो, शुद्ध नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। जो धातुओं के एजाइड होते हैं, N3- आयन होता है एजाइड आयन, और बहुत कम लैटिस एनर्जी होगी इनकी, तो धातु के एजाइडों को जब गर्म करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, और ये एजाइड जो है बहुत जल्दी धातु में और नाइट्रोजन में टूट जाते हैं और शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो शुद्ध नाइट्रोजन धातु एजाइडों को गर्म करके बनाते हैं। धातु एजाइडों को गर्म करके बनाते हैं शुद्ध नाइट्रोजन, जैसे बेरियम एजाइड, या सोडियम एजाइड, इन दोनों को गर्म करेंगे तो ये तो देखो सॉलिड है, ये गैस है, तो कोई अशुद्धि नहीं मिलेगी, सॉलिड अलग गैस अलग, ये सोडियम सॉलिड मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में मिलेगी, तो शुद्ध नाइट्रोजन मिलेगी। धातु एजाइडों को गर्म करके शुद्ध नाइट्रोजन बना लेते हैं। अच्छा, वायु से भी तो इसको अलग कर सकते हैं, द्रव प्रभाजी आसवन द्वारा। तो पहले तो वायु को क्या कर लेते हैं, नमी रहित, और नमी निकाल लेंगे, नमी निकाल लेंगे, CO2 निकाल लेंगे। कैसे, नमी निकालने के लिए तो किसी निर्जलीकारक पर प्रवाहित कर दो, CO2 हटाने के लिए किसी क्षार के विलयन में से प्रवाहित कर दो, क्षार CO2 को रोक लेगा, सोख लेगा, क्रिया कर लेगा, तो आपको द्रव वायु मिल जाएगी। द्रव वायु में अब होगा क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होंगे और सभी 5 अक्रिय गैस होंगी रेडॉन को छोड़कर, 5 अक्रिय या निष्क्रिय गैस होंगी। अब इनका जब प्रभाजी आसवन करा, क्वथनांक सबसे कम है, तो हीलियम, नियॉन, फिर नाइट्रोजन, आर्गन, फिर ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन। तो प्रभाजी आसवन कराने पर, इधर जाने पर इनका ये जो क्वथनांक है वो बढ़ रहा है, इसका क्वथनांक सबसे कम है, तो ये सबसे पहले प्राप्त होगा, प्रथम प्रभाज ये होगा। और अंतिम प्रभाज ये होगा। तो इस तरह से अपने को प्रभाजी आसवन से, वायु के प्रभाजी आसवन से क्या मिल जाएगा, अच्छा, जैसे मैंने ये प्रयोगशाला विधि कही, यहाँ अमोनियम नाइट्राइड बना, उसका विघटन हुआ, ऊष्मीय अपघटन हुआ, और उससे अपने को नाइट्रोजन मिली। क्या सभी अमोनियम लवणों के गर्म करने पर नाइट्रोजन मिलेगी?
नहीं। कुछ अमोनियम लवणों को गर्म करेंगे तो अमोनिया मिलेगी, और कुछ अमोनियम लवणों को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगी। ये कंसेप्ट चलो अपन आगे अमोनिया में पढ़ लेंगे। ये तो बनाने की विधि हो गई, अलग करने की विधि हो गई। अब अपन करते हैं इनके गुणों की तुलना। एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बंध वियोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, 945 किलोजूल प्रति मोल। इस कारण यह बहुत कम क्रियाशील या लगभग निष्क्रिय होता है। बहुत कम क्रिया कर पाती है ये नाइट्रोजन। तो जैसे इसकी क्रियाएं देखें, धातुओं से क्रिया, प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। प्रथम वर्ग में ये केवल लिथियम से ही सीधे क्रिया करती है, नाइट्रोजन और नाइट्राइड बनाती है। कारण लिथियम धनायन का आकार छोटा है, नाइट्राइड आयन के साथ ही जालक बनाएगा तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में जालक ऊर्जा निकलेगी, और वो जालक ऊर्जा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बंध को तोड़ने में मदद करेगी। बाकी सोडियम धनायन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम धनायन के आकार बहुत बड़े हैं, और इनसे जब नाइट्राइड जालक बनाएगा तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जो उस बंध को तोड़ने में हेल्प नहीं कर पाएगी। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सीधे नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते। हाँ, इनडायरेक्ट नाइट्राइड बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सोडियम का नाइट्राइड ही नहीं बनेगा। अरे भाई, बन जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्ट तो लिथियम बनाएगा। तो लिथियम की जब नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो ये गर्म तो करना ही पड़ेगा। खैर, लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। अच्छा, सभी क्षारीय मृदा धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं सारी, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बैरियम है ना सारी, और ये नाइट्राइड बना लेंगी। कैसा नाइट्राइड बनाएंगी? M3N2। या M कौन कौन सी मेटल हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल है सारी, कैल्शियम, स्टोनशियम और बैरियम। और एक एल्युमिनियम जो है वो भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर लेती है गर्म करने पर। गर्म तो करना ही पड़ेगा सब में।
और एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बन जाएगा। और एक लैंथेनाइड, लैंथेनाइड भी, सारे लैंथेनाइड ये भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके और नाइट्राइड बना लेते हैं। तो ये धातुएं जो है वो नाइट्रोजन के साथ सीधे क्रिया कर लेती हैं और नाइट्राइड बना लेती हैं। कौन सी? फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम, सेकंड ग्रुप की सारी एल्यूमिनियम और दूसरा अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं में कौन कौन सी अधातुएं हैं जो इससे डायरेक्ट क्रिया कर लेती हैं? देखो, एक तो बोरॉन, ये नाइट्रोजन से सीधे क्रिया करके और बोरॉन नाइट्राइड यानी इनऑर्गेनिक जो है ग्रेफाइट बना लेती हैं। दूसरा, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आयरन का जो चूर्ण है वो उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। आजकल आयरन और में और अमोनिया बन जाती है। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है, जिसको हैवर प्रोसेस भी कहते हैं। और ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन से सीधे संयोग कर लेता है, लेकिन बहुत अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। तापक्रम यहाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चाहिए। जैसे वायुमंडल में ये रिएक्शन होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, लेकिन कब? जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलती है, तब ये रिएक्शन होती है और NO बन जाता है। तो ये नाइट्रोजन की कुछ रिएक्शन हो गई। अपन पढ़ेंगे इनके कंपाउंड, यौगिक। यौगिक में कौन कौन से यौगिक पढ़ेंगे? एक तो इनके हाइड्रोजन के साथ बने हुए यौगिक हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड और ऑक्सीअम्ल, ये 4 यौगिक पढ़ते हैं अपन। एक तो हाइड्राइड, सभी ब्लॉक में यही अपन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, इन्हीं यौगिकों का। ऑक्साइड, हैलाइड और चौथे यौगिक पढ़ते हैं ऑक्सी अम्ल। ये 4 प्रकार के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ हाइड्राइडों का अध्ययन करेंगे। हाइड्राइड, इन हाइड्राइडों के कुछ गुणों की भी अपन जो है तुलना करेंगे। कौन कौन से हाइड्राइड जैसे बनाएंगे इस समूह के यौगिक? अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फास्फोरस का फॉस्फीन, आर्सेनिक का आर्सीन, एंटीमनी का स्टीबीन और बिस्मिथ का बिस्मुथीन। तो समूह में नीचे जाएंगे तो पहले तो कुछ गुणों की तुलना कर लेते हैं अपन। यहाँ पर समूह में जब नीचे जाते हैं तो आकार क्या होगा? आकार बढ़ने से बंध की लंबाई बढ़ेगी, बंध की लंबाई बढ़ेगी। बंध की ऊर्जा, बंध ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी। तो अपचायक गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब क्षारीय गुण देखें। नाइट्रोजन
और फास्फोरस पर लोन पेयर हैं। नाइट्रोजन छोटे आकार का है, तो इसका लोन पेयर जिस कक्षक में रहेगा वो छोटे आकार का होगा, इसका लोन पेयर जिस कक्षक में रहेगा वो बड़े आकार का होगा। छोटे आकार का कक्षक ज़्यादा अच्छा अतिव्यापन करता है। नाइट्रोजन जब किसी अम्ल के साथ बंध बनाएगा, लोन पेयर अच्छा अतिव्यापन करेगा तो अच्छा लोन पेयर डोनर होगा। अच्छा लोन पेयर डोनर होगा तो अमोनिया इन सब में प्रबल क्षार होगा। और नीचे जाने पर आकार बढ़ गया है, इसलिए क्षारीय गुण घट जाएगा, क्योंकि कक्षकों का आकार बढ़ने से अतिव्यापन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत, इलेक्ट्रॉन देने की सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो क्षारीय सामर्थ्य नीचे जाने पर घट जाएगी। अब अपन इनके गलनांक और इनके क्वथनांक देखते हैं। तो वैसे तो गलनांक और क्वथनांक जो है और इनके बीच में कौन से बंध लगेंगे, इनके अणुओं के बीच में वान डर वाल्स आकर्षण बल। और वान डर वाल्स भी कौन से लगेंगे, द्विध्रुव द्विध्रुव, क्योंकि इनका सबका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो द्विध्रुव द्विध्रुव वान डर वाल्स आकर्षण बल लगेंगे। एक ही प्रकार के वान डर वाल्स बंध लग रहे हैं। तो फिर अणुभार देखेंगे। तो नीचे जाने पर अणुभार या आकार बढ़ने से जो वान डर वाल्स बंध हैं उनकी सामर्थ्य बढ़ेगी और इनके गलनांक और इनके क्वथनांक बढ़ेंगे। लेकिन अमोनिया थोड़ा सा यहाँ पर अपवाद के रूप में गड़बड़ करेगा। अमोनिया में हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे दो अमोनिया के अणुओं के बीच, और हाइड्रोजन बंध की ताकत जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए अमोनिया के जो गलनांक और क्वथनांक हैं क्षारीय सामर्थ्य का कारण लिख दोगे। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने से फास्फोरस से नाइट्रोजन या अमोनिया की क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी। अमोनिया, फॉस्फेन, आर्सेन, स्टीबिन और बिस्मुथीन, यहाँ से यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। इनमें अणुभार बढ़ गए, आकार भी बढ़ गया, इसलिए वान डर वाल्स आकर्षण बल, वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। अधिक हैं। मेल्टिंग पॉइंट तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, बिस्मुथीन से भी ज़्यादा होगा, BiS3 से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इन दो से ज़्यादा होगा केवल।
केवल दो से, फॉस्फीन आर्सिन से। SbH3 और BiH3 से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, हाइड्रोजन बंध के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, लेकिन दो से कम क्यों है, दो से ज्यादा क्यों है, इसका कुछ कारण या एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं हुआ, इसका कोई कारण नहीं। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट का अपन ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे कम फॉस्फीन का, उससे ज्यादा आर्सिन, फिर स्टीबिन, फिर बिस्मुथीन और सबसे ज्यादा अमोनिया। हाइड्रोजन बंध के कारण ये सबसे जीत गया। और बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन आर्सिन, इन दो से जीत जाएगा अमोनिया, बीच में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में बीच में आ जाएगा, दो से जीत जाएगा, दो से हार जाएगा। सबसे ज्यादा BiH3 का होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑर्डर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के होंगे। अब इसमें अपन थोड़ा सा डिटेल स्टडी अमोनिया की डिटेल स्टडी यहां पर अपन करेंगे। अमोनिया को बनाएंगे कैसे, पहले इसका निर्माण या औद्योगिक विधि। तो कौन सी विधि है, कौन सी विधि से निर्माण करते हैं, हैबर विधि। ये इसकी औद्योगिक विधि है, निर्माण की विधि है। इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सीधे अभिक्रिया द्वारा ही बना लेते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यहाँ उत्प्रेरक लेना पड़ता है, आयरन चूर्ण, और एक उत्प्रेरक वर्धक मिलाते हैं, मॉलिब्डेनम। ये उत्प्रेरक की आता है, अमोनिया बन जाती है। क्रिया ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा निकलती है, फिर भी टेम्परेचर देना ही पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। दूसरी विधि अमोनियम लवणों द्वारा। अब अमोनियम लवणों को गर्म करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा अमोनिया ही मिलेगा। अगर उस अमोनियम लवण में जो ऋणात्मक भाग है, जो ऋणायन है, NH4 तो धनायन होगा, तो दूसरा ऋणात्मक भाग होगा, ऋणायन होगा, वो अगर या तो दुर्बल ऑक्सीकार ही है, अपचायक है, ऐसा कह लो, तो वो नाइट्रोजन को या अमोनिया को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा और उस केस में आपको अमोनिया मिलेगी। तो अमोनियम लवण में जैसे यदि ऋणायन दुर्बल ऑक्सीकारक या अनऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीकारक नहीं है, गरम करने पर अमोनिया मिलती है।
तब इसे गर्म करने पर क्या मिलती है? अमोनिया मिलती है। अब कौन से होंगे ऐसे ऋणायन जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं? जैसे अब देखें यहाँ कौन कौन से ऋणायन हैं जो दुर्बल ऑक्सीकारक या अनऑक्सीकारक हैं, जिनको गर्म करने से अमोनिया मिल जाएगी। पहले दुर्बल ऑक्सीकारक ऋणायन देखें, सल्फेट और फॉस्फेट। और अनऑक्सीकारक क्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट आदि। तो ये ऋणायन अगर कोई है और इसके अमोनियम लवण को अगर अपन गर्म करते हैं तो फिर अपने को अमोनिया मिल जाएगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें तो ये टूट जाएगा और अमोनिया मिल जाएगी। ये प्रयोगशाला विधि है अमोनिया के निर्माण की। इसी तरह अमोनियम अगर कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो अमोनिया और CO2 मिलेगी। अमोनियम सल्फेट को गर्म करेंगे तो अमोनिया और H2SO4 मिलेगा। इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट को गर्म करेंगे तो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। और अमोनियम ऑक्सलेट को गर्म करेंगे H2O, CO2 और CO मिलेगा। तो ये तो ऐसे ऋणायन थे जिनमें कोई ऑक्सीकारक क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी अमोनिया को आगे ऑक्सीकृत करने की। लेकिन ऐसे भी तो ऋणायन हो सकते हैं जिनमें ताकत हो अमोनिया को आगे ऑक्सीकृत करने की। वो क्या करेंगे? वो अमोनिया को आगे नाइट्रोजन में या N2O में ऑक्सीकृत कर देंगे। तो यदि ऋणायन प्रबल ऑक्सीकारक हैं तब गर्म करने पर सामान्यतः नाइट्रोजन और कभी कभी, एक ही केस है, कभी कभी क्या, N2O मिलती है। अब कौन से ऋणायन हैं? जैसे डाइक्रोमेट आयन, क्लोरेट आयन, ये काफी अच्छे ऑक्सीकारक हैं। NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये काफी प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ये सब ये अमोनिया को आगे ऑक्सीकृत कर देंगे। आदि। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीटेड करें, ये भी नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की प्रयोगशाला विधि है। तो अमोनिया नहीं मिलेगी, ये डाइक्रोमेट +6 ऑक्सीकृत +3 में चला जाएगा, नाइट्रोजन को 0 में पहुंचा देगा और अमोनिया की जगह N2 मिलेगी। और ये क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा +3 में, बाकी तो हाइड्रोजन पानी बना के निकल जाएंगे।
अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन मिल जाएगी, हाइड्रोजन पानी बना के निकल जाएंगे। अमोनियम क्लोरेट को गर्म करेंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन मिल जाएगी, क्लोरीन मिल जाएगी और हाइड्रोजन पानी बना के निकल जाएंगे। और अगर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं NH4NO3 तो ये +5 में है, ये -3 में है, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको भी +1 में ले आएगा। हाइड्रोजन है, वाटर 2 निकलेंगे, एक ऑक्सीजन बच जाएगी, तो वो जो ऑक्सीजन बच जाएगी वो नाइट्रोजन के साथ ही बंध बना लेगी। तो यहाँ N2O मिलता है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब। तो ये अमोनियम लवणों से अपन एक तो गर्म करके बना सकते हैं अमोनिया, और दूसरा तरीका सभी अमोनियम लवण, सभी, कोई सा भी ऋणायन हो, सभी अमोनियम लवण क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया देते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट। सभी अमोनियम लवण क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया देते हैं। आप कोई भी ले लो, जैसे अमोनियम का आप क्लोराइड ले लो और क्षार डाल दो KOH। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H+ को खींच लेगा, तो जैसे ही H+ निकलेगा अमोनिया बन जाएगी, KCl और OH माइनस और H+ वाटर बना लेंगे। तो कोई भी ले लो आप, ऑक्सीकारक ले लो या मत लो, सल्फेट ले लो, क्षार डाल दो NaOH, क्या करेगा ये H+ खींच लेगा OH माइनस, क्या बन जाएगा, प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार के लवण को तोड़ के दुर्बल क्षार बना सकता है इसकी ताकत है इतनी। Na2SO4 बन जाएगा प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अब इनमें से ले लो कोई भी, जैसे मैंने अमोनियम नाइट्रेट ले लिया और इसकी रिएक्शन भी करा दी मैंने क्षार के साथ, क्षार कोई भी ले सकते हो आप, यहाँ भी वही एसिड बेस, ये दुर्बल क्षार का लवण है, प्रबल क्षार इसको तोड़ के दुर्बल क्षार को भगा देगा, खुद लवण बना लेगा, NaNO3 प्लस अमोनिया प्लस H2O। तो सभी अमोनियम लवण जो है ये क्षारों से क्रिया करके अमोनिया दे देंगे, एक कंसेप्ट। जो अभी अपन ने बनाए थे ना नाइट्रोजन और धातु की क्रिया करा के, वो सभी जल अपघटन पर, वो सभी जल के साथ क्रिया करके अमोनिया दे देते हैं। तो तीसरी बनाने की विधि इनकी, धातु नाइट्राइडों से धातु नाइट्राइड जल अपघटन पर क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं।
धातु नाइट्राइड जो है ये जल अपघटन पर क्या देते हैं, अमोनिया दे देते हैं। जैसे लिथियम नाइट्राइड, जल अपघटन करा दो, जल क्या करेगा, इसके बीच के बंध को तोड़ देगा। जल का ऋणात्मक भाग इसके धनात्मक से, जल का धनात्मक इसके ऋणात्मक से चिपक जाएगा। क्या बन जाएगा, LiOH और अमोनिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो, Mg3N2, जल क्या करेगा, जल अपघटन का मतलब जल क्या कर दे, इसको तोड़ दे। जल अपघटन का मतलब होता है जल किसी यौगिक को तोड़ दे, उसके बीच के बंधों को तोड़ दे, और उसका जल का धनात्मक भाग उस यौगिक के ऋणात्मक भाग से, जल का ऋणात्मक भाग उसके धनात्मक भाग से बंध बना ले, तो इसे जल अपघटन कहते हैं। OH का होल ट्वाइस प्लस 2 अमोनिया के मोल बन जाएंगे। एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसका भी जल अपघटन हो जाएगा। कोई भी धातु नाइट्राइड ले लो, सबका हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस अमोनिया। तो ये अमोनिया के बनाने की विधियां हो गई। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।